हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हम आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने पहले लेक्चर में कुछ बातें, इंट्रोडक्शन वाली बातें हमने बता दी थी। जैसे हमने आपसे बताया था कि ब्रीदिंग किसे कहते हैं, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। हमने ये आपसे ये कहा था कि किसी भी तरीके का ऑक्सीजन रिच अगर एयर को हम ले रहे हैं तो वो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन को और एक्सहेलिंग ऑफ मोर CO2 को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते थे। रिस्पायरेशन में हमने ये बताया था कंबसन ऑफ फूड। कंबसन ऑफ फूड का मतलब हमने ये कहा था कि किसी भी तरीके का फूड का ब्रेकडाउन अगर हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, अगर एनर्जी देने के लिए हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिस्पायरेशन कहलाएगा। रिस्पायरेशन में हमने आपसे ये बताया था कि रिस्पायरेशन दो तरीके की होती है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। और ये किस बेसिस पे हमने बोला था एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन उसे हम कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो, और जहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने ये कहा था कि जहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है तो वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसी भी फूड का, और जहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो वो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। और जहां पर ऑक्सीजन बहुत ही कम यूटिलाइज होगा तो जाहिर सी बात है डाइजेशन या फिर ब्रेकडाउन अगर किसी फूड का इनकम्प्लीट होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। फिर हमने ये कहा था कि रिस्पायरेशन हमारे पास तीन तरीके में होते हैं, तीन स्टेपें होती हैं। रिस्पायरेशन की जो स्टेप की बात की जाए, अगर हम आपसे बोलें कि स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन बताइए, आप स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन बताइए। तो रिस्पायरेशन के तीन स्टेप होते हैं बेसिकली। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास क्या, ग्लाइकोलिसिस होती है। तो नंबर 1 पे क्या आता है हमारे पास, ग्लाइकोलिसिस होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है क्रेब्स साइकिल। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल आते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम चैन बोलते हैं इनको। क्लियर। अब हम अगर आपसे ये बोले कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस, ये सब के सब कहाँ होते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ग्लाइकोलिसिस हमारा कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ होता है बताइए, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और हमारे पास क्रेब साइकिल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। क्रेब साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक स्थिति में भी हो सकती है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए और क्रेब साइकिल के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जरूरी होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होगा मे और मे नॉट बी यूटिलाइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में होती है। क्रेब साइकिल और हमारे पास ईटीएस को चलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का यूटिलाइज करेगा। तभी तो बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है और मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सेकंड पॉइंट हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि इस कड़ी में अब आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब कैसे बढ़ेंगे, अब धीरे धीरे हम क्या करना है कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स का तो हम पढ़ाएंगे ही, इसके साथ साथ कुछ अदर एनिमल्स के बारे में भी अगर हमें पढ़ ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, छोटे मोटे लोअर ऑर्गेनिज्म के भी दिए हुए हैं। जब तक वो चीजें हम नहीं पढ़ेंगे तब तक ह्यूमन की बारी नहीं आएगी। तो हमारा पहला धर्म बनता है कि हम पहले उनके बारे में पढ़ें जो लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो हम आपसे एक हेडिंग डलवाना चाह रहे हैं कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन अगर हम डाल रहे हैं तो अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन हमें डालना है, ध्यान से देखेंगे। तो पहला हमारे पास आता है, एक सिंपल सी हेडिंग पड़ती है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। और ये जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन किसमें, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अब बात आती है कि सबसे पहले रिस्पायरेटरी ऑर्गन में सबसे पहला रिस्पायरेशन किसका आता है वो समझना है। एक होता है हमारे पास सेल सरफेस रिस्पायरेशन।
एक होता है हमारे पास सेल सरफेस रिस्पायरेशन। सेल सरफेस रिस्पायरेशन, सेल सरफेस रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? यानी ये एक तरीके का ऐसा रिस्पायरेशन जहां पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किसी भी तरीके का रिस्पायरेशन हो जाए। यानी हमने ये कहा कि ये किसके थ्रू हो रहा है, यहां पे किसके थ्रू हो रहा है? बाय सिंपल डिफ्यूजन। किसी भी तरीके का सिंपल डिफ्यूजन अगर हो रहा है वही हमारे पास क्या है? सेल सरफेस रिस्पायरेशन। और सरफेस का मतलब क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक कंप्लीट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी एक ही सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती हो। और ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है वो सेल का सरफेस क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं सर किसी भी सेल का सरफेस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और क्या होगा? और यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन अंदर जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो CO2 रिलीज होंगे वो बाहर आएंगे। यानी CO2 का बाहर आना, ऑक्सीजन का अंदर इंटर करना, ये सिंपल तरीके से क्या हो रहा है? एक डिफ्यूजन ही तो है, एक कोई और नहीं, ये क्या है? सिंपल डिफ्यूजन ही है। और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ये क्या है हमारे पास? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये हमारे पास क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी सेल सरफेस रिस्पायरेशन किसमें पाए जाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पॉन्जेस का। आपके एनसीईआरटी ने सबसे पहला एग्जांपल लिया है स्पॉन्जेस का। दूसरा एग्जांपल क्या ले लेते हैं? तो आप बता दीजिए सर कि दूसरा एग्जांपल आप सिलेंट्रेट ले लीजिए। जितने भी सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं वो सब के सब सिंपल डिफ्यूजन ही करते हैं। अगर थर्ड लेना चाहते हैं, हमारी बात मानिए, तो फ्लैट वॉर्म ले लीजिए। आप फ्लैट वॉर्म ले लीजिए, ठीक है। ये सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल सरफेस रिस्पायरेशन करते हैं। और अगर एक और लेना चाहते हैं तो आप प्रोटोजोआ ले लीजिए, ठीक है। यानी ये सारे के सारे जितने भी आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं सब के सब आप कैसे रिस्पायरेशन कर रहे हैं? सेल सरफेस रिस्पायरेशन कर रहे हैं। और सेल सरफेस रिस्पायरेशन की सबसे खास बात क्या होती है कि सिंपल डिफ्यूजन ही होता है इनमें। किसी भी गैसेस का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना, CO2 का मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर आना, ये सब के सब किस में आएंगे? सेल सरफेस रिस्पायरेशन में ही आएंगे। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ये सेल सरफेस रिस्पायरेशन। ये पहला हो गया हमारे पास, आप धीरे धीरे लिखते भी रहिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेल सरफेस रिस्पायरेशन अगर खत्म हो गया हो तो दूसरा आता है हमारे पास क्या? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास क्या? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ध्यान से सुनेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, अगर क्यूटेनियस टर्म आ जाए तो हम उसको क्या मानेंगे? क्यूटिकल। क्यूटिकल का मतलब मॉइस्ट स्किन। यानी हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो रिस्पायरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल ना समझ में आए तो आप धीरे से आप बोल सकते हैं मॉइस्ट स्किन। किसी भी तरीके की जो रिस्पायरेशन होगा वो एनिमल्स के या ऑर्गेनिज्म के स्किन से होगा। स्किन कैसा होगा ध्यान से देखेंगे। जैसे हम एक सिंपल तरीके से एग्जांपल बता रहे हैं। एग्जांपल पहले इनके लिख लेते हैं ना। इनका जो सबसे पहला एग्जांपल आता है तो सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है? अर्थवॉर्म ही आता है। सबसे पहला एग्जांपल क्या है इनका? अर्थवॉर्म है। दूसरा एग्जांपल अगर आपका है तो वो फ्रॉग है। ये दो ऐसे एग्जांपल है जो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास ये कोई एक अर्थवॉर्म है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है? अर्थवॉर्म है। ये हमारा अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म क्या करता है? इनके अंदर कोई भी अगर ऑक्सीजन अंदर जानी है तो इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट स्किन होती है। इनकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है। इनकी जो स्किन आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है? मॉइस्ट स्किन है। पहले क्या होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो पहले इनमें डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन इनके पास आएगा
और ऑक्सीजन इनके पास आने के बाद इनके नीचे क्या होता है, एक छोटी छोटी कैपिलरीज लगी होती हैं। तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें अब डिसॉल्व होगा, तब ऑक्सीजन अंदर जाती है। सेम यही बात आती है CO2 के लिए। तो यही CO2 क्या होती है, बाहर जब जाने से पहले ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से फिर CO2 डिसॉल्व होगी, तब CO2 बाहर निकलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्यूटेनियस रिस्पायरेशन में कोई भी रिस्पायरेशन यानी कोई भी ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर सकता। उसको इंटर करने से पहले क्या होगा, स्किन से टकराना पड़ेगा, और स्किन उनकी कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। और मॉइस्ट स्किन में पहले वो क्या होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होने के बाद बॉडी के अंदर इंटर करता है। सबसे बेहद क्वेश्चन ये आता है, आपसे पूछा यह जाएगा कि फ्रॉग के बारे में क्या ख्याल है आपका। देखेंगे ध्यान से फ्रॉग के बारे में। जो हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है कि ये अगर हाइबरनेशन में है, किसमें है बताइए, हाइबरनेशन में। अगर ये हाइबरनेशन में है या फिर एस्टिवेशन में है, हाइबरनेशन या कभी भी एस्टिवेशन है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। बाकी क्या होता है कि जब फ्रॉग के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एम्फीबियन होते हैं। फ्रॉग जब हमारे पास क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं, तो उनके पास लंग्स होते हैं। जब हमारे पास वाटर में होंगे एक्वेटिक रीजन में, तो उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। बट अगर क्या है कि ये हाइबरनेशन में चला गया, एकदम विपरीत अवस्था में चला गया है, जहां पर उसको कोई भी किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है, ओनली क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। और सिर्फ ये कैसा रिस्पायरेशन करता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉग जो होता है उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान ये कैसे रिस्पायरेशन करेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही क्यूटेनियस। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कहा जाता है, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन क्या था, एक बार के क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि अगर कोई भी इफ अर्थवर्म, अगर कोई भी अर्थवर्म, ठीक है, रख दिया जाए, केप्ट इन एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर में अगर कोई भी अर्थवर्म रख दिया जाए, तो पूछा जाता है कि कब तक ये सरवाइव करेगा, ठीक है, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा कोई भी अर्थवर्म। चलिए देखते हैं। हमने ये कहा कि ये एयर टाइट चैम्बर है, ये हमारे पास एक एयर टाइट चैम्बर है, और एयर टाइट चैम्बर में हमारे पास ये अर्थवर्म प्रेजेंट है। और ये यहाँ पर एयर टाइट चैम्बर का मतलब क्या होता है कि नो ऑक्सीजन, किसी भी तरीके का ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि इनकी जो स्किन होती है, इनके पास ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं। इनके पास स्किन के पास क्या होती है, ये मॉइस्ट स्किन इनकी जो होती है, मॉइस्ट स्किन में क्या होती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है। ध्यान सुनिएगा। अब क्या होगा कि जब तक ये जिंदा रहेंगी, तब तक ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही यूटिलाइज करेंगे। फिर जब डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये मरेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन अप टू कब तक होगा, अप टू कितना, 8 to 24 आवर। कई जगह 8 घंटे तक और कई जगह 24 आवर तक ये यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा, ये मर जाएंगे, दे विल डाई, ठीक है। यानी ये क्या होंगे, मर जाएंगे। यानी सरवाइव कब तक करेगा बताइए, 8 to 24 आवर तक इनकी लिमिट है सरवाइव करने की। इससे क्वेश्चन समझ में आता है। आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट। कई बार क्या होता है कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में हमारे अलग अलग सॉइल की फर्टिलिटी होती है। कई जगह बंजर जमीन पाई जाती है, कई जगह बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन पाई जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारी भारत सरकार ये एक नियम बनाती है कि आपका अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, तो अर्थवर्म को छोड़ने के लिए,
यानी जहाँ पर अर्थवर्म ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ उस जमीन पर अर्थवर्म गिराए जाते हैं फार्मर हैंड को, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म बहुत ही अच्छे से रोल अदा करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्ट होने में 4 दिन लगा दो, यानी इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो कि वो 24 घंटे के अंदर वहाँ तक पहुँच जाए, तभी ये होगा, जिंदा रहेगा तभी तो कंपोजिशन कर पाएगा, डिकम्पोज कर पाएगा। तो यानी क्या है कि अगर कोई भी अर्थवर्म क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कर रहा है, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है एक बार नीट में कि कितने दिन तक जिंदा रहने की सर्वाइबिलिटी होती है, चांसेस होती है, प्रोबेबिलिटी, तो 24 आवर तक भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं अर्थवर्म और फ्रॉग। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्पायरेशन की बात कर लें तो रिस्पायरेशन की नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब थर्ड आता है हमारे पास। थर्ड रिस्पायरेशन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रैकियल रिस्पायरेशन होता है। अब नेक्स्ट रिस्पायरेशन कैसा है हमारा, ट्रैकियल रिस्पायरेशन है। सुनिए, ट्रैकियल रिस्पायरेशन जब भी आता है मन में लोगों को आप ह्यूमन बींग्स की याद आने लगी, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रैकियल रिस्पायरेशन का एक दूसरा नाम है और उसका नाम स्पाइराकुलर रिस्पायरेशन है। इनका दूसरा नाम क्या है बताइए, स्पाइराकुलर रिस्पायरेशन। स्पाइराकुलर रिस्पायरेशन नाम लेने से लोगों को घबराहट होती है, हम आपको समझा रहे हैं क्यों। क्योंकि ये क्या होता है कि इंसेक्ट में पाया जाता है। इनका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो इनका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, इनका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट। यानी इंसेक्टा क्लास के जितने भी मेंबर होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, स्पाइराकुलर रिस्पायरेशन करते हैं। जैसे हमने आपको बताया ये हमारा एक इंसेक्ट है, ये हमारे पास एक इंसेक्ट में बना रहा हूं, ये एक इंसेक्ट में बना रहा हूं, ये हमारे पास इंसेक्ट है। ये हमारे पास ये एक इंसेक्ट हमने बनाया, ठीक है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, ध्यान से देखेंगे तो इनके पास छोटे छोटे कुछ इस तरीके के स्पाइरकल पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं स्पाइरकल। स्पाइरकल, स्पाइरकल इज नथिंग, ये एक प्रकार का क्या होता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन ही होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि ये एक प्रकार के पार्ट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाए। स्पाइरकल, अगर एक अच्छे स्पाइरकल की डिफिनीशन या फिर हम डायग्राम बनाएं तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम कैसे बनता है स्पाइरकल का। ये हमारे पास एक स्पाइरकल मैंने बनाया और यहां से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन हो वो इंटर की, और ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा ट्यूब बनाती हैं। ये कई ज़्यादा क्या होती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये कुछ इस तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको, ये कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते रहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के बनते रहते हैं इनके पास, ये कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेंगे और यहीं से आगे चल करके ये क्या होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से इंटर किया, यहाँ गया, यहाँ गया, हर जगह ये जाता रहता है और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ से CO2 रिलीज हो जाता है। यानी गैसेस एक्सचेंज में ये तो मदद कर रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान समझेंगे, ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये एक छोटे छोटे कैपिलरीज में आके चल करके टूट जाता है, और ये जब कैपिलरीज में टूटेंगे तो इनके आसपास जितने भी टिश्यूज रहेंगी, ये टिश्यूज है मान चलते हैं, ये हमारे पास टिश्यूज हैं, तो इनके अंदर जो होगा ऑक्सीजन भी तो जाएगा इनके साथ साथ, तो ऑक्सीजन इनके अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन इनके अंदर चला जाएगा, यही ऑक्सीजन इनके अंदर आ जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे आता रहता है। यानी ये जो ऑक्सीजन है जगह जगह पर यही ऑक्सीजन इनके अंदर जाता है, सप्लाई ही तो कर रहा है टिश्यूज तक। तो स्पाइरकल का स्ट्रक्चर यही होता है बेसिकली। तो यानी क्या है कि हमारे पास ट्रैकियल रिस्पायरेशन इंसेक्ट में पाए जाते हैं और इंसेक्ट के अंदर एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाई जाती है और उस रिस्पायरेटरी ऑर्गन का नाम क्या है, स्पाइरकल।
कोई भी इंसेक्ट क्या होता है कि इन्हीं से आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अब इसी की कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड हम बताने जा रहे हैं। चलिए थर्ड में आता है हमारे, अच्छा ये थर्ड ही था, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास आते हैं एक बुक लंग्स आएंगे, बुक लंग्स आएंगे और इनके पास बुक गिल्स होंगे। सुनिए ध्यान से, बुक लंग्स और बुक गिल्स क्या होते हैं ध्यान से देखेंगे। आपको यही बात याद रखनी है, ना तो ये क्या है लंग्स है, ना तो ये क्या है लंग्स है, ना ही ये गिल्स है। तो क्या है, ठीक है, ना तो ये लंग्स है ना ही ये गिल्स है, बट उनके जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर जो हमारे पास कई सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हो, ठीक है, ये हमारे पास बुक लंग्स की स्ट्रक्चर होती है। अब क्या होता है, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल। अगर हम बुक लंग्स की बात करें, सिंपल सा ट्रिक बताएंगे आपको याद हो जाएगा। एक बुक लंग्स हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया बुक गिल्स हो गए। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। लंग्स क्या है, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, तो यानी ये क्या है कि जितने भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, जो भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब आपके मन में यही सवाल आएगा टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट क्या है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, स्कॉर्पियन है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्पाइडर है। और इनमें एक्वेटिक में हमारे पास एग्जाम्पल अगर बात की जाएगी तो एक्वेटिक में एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं क्रस्टेशियन आएंगे, ठीक है। तो यानी क्या है कि ये टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हमारे पास किस में आएंगे, स्कॉर्पियन और स्पाइडर में, और एक्वेटिक इंसेक्ट किस में आएंगे, क्रस्टेशियन में आएंगे। ये सारे के सारे टाइप्स किसके हैं, हमारे एक्वेटिक बुक लंग्स और बुक गिल्स के। ऐसे ही हम 5वें नंबर पे अगर बढ़े, ठीक है, चलिए 5वें नंबर पे देख लेते हैं। 5th नंबर पे हमारे पास क्या आएंगे, गिल्स आएंगे। गिल्स का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बताइए, गिल्स का बेस्ट एग्जाम्पल, गिल्स का बेस्ट एग्जाम्पल ही हम कर लेते हैं। इनका एग्जाम्पल आता है हमारे पास फिशेस, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का भी, ये गिल्स के एग्जाम्पल है, ठीक। अब आता है हमारे पास क्या, लंग्स की बात कर लें। 6 नंबर पे आते हैं हमारे पास क्या, लंग्स। लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। लंग्स के बारे में हम बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। सुनिए जैसे, जहां पे लंग्स टर्म समझ में आ जाए तो वहां पे आप पल्मोन टर्म यूज करिएगा। पल्मोन टर्म लंग्स के लिए ही यूज होता है। तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन में हमारे पास ऐसा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। तो इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। इनके एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं, पहला एग्जाम्पल इनका है हमारे पास एम्फीबियन, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, फिर उसके बाद आता है हमारे पास बर्ड्स, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मैमल्स। ये 4 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं। आगे बढ़े, लंग्स के रिस्पायरेशन करने के बाद हमारे पास अगर कोई चीजें आ रही हैं तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक स्पेशल केस है, रिमार्क डाल करके लिख रहे हैं हम। हमारे पास बर्ड्स के अंदर, हमारे पास बर्ड्स के अंदर क्या पाई जाती हैं, कुछ एयर सैक पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, एयर सैक पाई जाती है। जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास लंग्स होगा, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक लंग्स होगा।
इस लंग्स के अलावा अलग से कुछ इस तरीके के एयर सैक पाए जाते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये एयर सैक होते हैं, ये हमारे पास एयर सैक होते हैं, ये एयर सैक होते हैं। होता क्या है कि हमारे पास जो बर्ड्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है कि एक फ्लाइट करती है ये, और फ्लाइट करने की वजह से फ्लाइट एडाप्टेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जब फ्लाइट करती हैं तो इनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है, इनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए, और मेटाबॉलिक रेट हाई होने की वजह से इनके अंदर लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है। तो कुदरत क्या करता है, जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है वो तो रहेगा ही, उस ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए इसलिए बराबर इनको ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है, बराबर ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है, बराबर ऑक्सीजन देने की कोशिश करता रहता है। एयर सैक हमेशा, यानी ये क्या करता है, एयर सैक का अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या करता है तो क्या बताएंगे, एयर सैक क्या करता है, ये सप्लीमेंट करता है, सप्लाई करता है क्या, ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है ताकि अवेलेबिलिटी बढ़नी रहे। ठीक है, यानी ये इंक्रीज करता है अवेलेबिलिटी, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कहाँ, लंग्स के अंदर। यही हमारा क्या है, फ्लाइट एडाप्टेशन है। इन्हीं की बोन को इसलिए हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक बोन। ठीक है, तो यानी ये क्या है कि एयर सैक किस में पाई जाती है, हमारे पास बर्ड्स के अंदर ये स्पेशल पाई जाती है, लंग्स के अलावा भी। ठीक है, जो कि फ्लाइट एडाप्टेशन है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा ये अब मेंटेन कर रही रहती है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रेट इनका क्या होता है, हाई होता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के होने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो लगातार ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ये क्या करता रहता है, बढ़ाता रहता है। यानी ये हमारे पास क्या हुआ था, अब तक हमने आपको क्या पढ़ाया था, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में हमने पहला रिस्पायरेटरी ऑर्गन बताया था सेल सरफेस रिस्पायरेशन। सेल सरफेस रिस्पायरेशन में हमने आपसे ये कहा था कि कोई भी अगर डिफ्यूजन के थ्रू अगर रिस्पायरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिस्पायरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म और प्रोटोजोआ, 4 एग्जांपल हमने बताया। दूसरा एग्जांपल हमने आपको ये बताया कि क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी गैसेस का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, किसी भी क्यूटिकल से हो रहा है, यानी मॉइस्ट स्किन से हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हमारे पास किसमें आएंगे, एक पहला फ्रॉग आएगा, दूसरा हमारे पास अर्थवर्म। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करा दिया, अर्थवर्म कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, ये सारी बातें हम बता दिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास क्या, ट्रैकियल रिस्पायरेशन। ट्रैकियल रिस्पायरेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है हमारे पास क्या, स्पाइराकुलर रिस्पायरेशन। स्पाइराकुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, हमारे बर्ड इंसेक्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पाइरकल पाए जाते हैं, और इन्हीं के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, सप्लाई होता है, किसी भी आदान प्रदान होता है गैसेस का स्पाइरकल के ही थ्रू। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास बुक लंग्स और बुक गिल्स। हमने साफ साफ बता दिया ये तो ना तो लंग्स है ना ही गिल्स है, बट उनके जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे पास किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में। बुक लंग्स किसके हैं, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के, और उसके एग्जाम्पल स्कॉर्पियन और स्पाइडर बताया था। और जबकि हमारे पास बुक गिल्स क्या है, एक्वेटिक इंसेक्ट है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, क्रेस्टेसिया बताया था। फिर उसके बाद आता है बुक लंग्स और बुक गिल्स हो गए हैं, तो एक सिंपल तरीके से गिल्स के बारे में हमने बताया था। गिल्स क्या है, एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर है, गिल्स के अंदर क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म पाई जाती है। एक चीज और था, गिल्स के अंदर क्या बताया था हमारे पास, इनके अंदर काउंटर करंट, यानी जो भी करंट होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वो किसके थ्रू होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज, यानी जब कोई भी गैसेस अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास लंग्स के बारे में बताया। लंग्स में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और बर्ड्स में एक स्पेशल केस बताया था कि पल्मोनरी, यानी लंग्स के अलावा उनमें एक एडिशनल चीजें पाई जाती है, और उसका नाम क्या है, एयर सैक है। एयर सैक के बारे में हमने क्या बताया था, एयर सैक वो है जो लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर सप्लाई करेगा तो अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी लंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जब वो फ्लाइट करते हैं तो मेटाबॉलिक रेट उनकी हाई होती है, और हाई मेटाबॉलिक रेट होने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत उनको पड़ेगी, और ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो एरोबिक रिस्पायरेशन करेंगे।
तो ये ऐसे था हमारे पास बर्ड्स के अंदर। अब हमारे पास आता है क्या, ह्यूमन की रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए। ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जहां पर लंग्स के द्वारा ही रिस्पायरेशन होता है, यानी ह्यूमन बींग्स आल्सो पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एग्जांपल ही अभी बताया था मैमल्स, तो हम लोग तो कहीं और से तो है नहीं, तो मैमलिया ग्रुप के हैं, तो जाहिर सी बात है पल्मोनरी रिस्पायरेशन हम लोग करेंगे। अब बात आती है कि हम किसी भी ह्यूमन बींग्स की रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। एक तो हमारा नाक इन्वॉल्व है, फिर हमारे इनके अंदर ट्रेकिया, फेरिंग्स, फिर लंग्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो हम एक तरफ से एक तरफ क्या करेंगे, आपको डायग्राम से हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। हमने ये कहा कि किसी भी इंसान को हमने क्या किया है, ऐसे खड़ा किया और इस तरीके से कट किया, और जब हमने इस तरीके से कट किया तो हमारा ये जो फुला हुआ पार्ट आएगा यही तो नजर आएगा, और इस तरीके से हमने कट किया है तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा नजल चैम्बर है, ठीक है, यही नजल पैसेज है। तो ये वाला ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फुला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया, वेस्टिब्यूल दिया नाम। इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया, वेस्टिब्यूल। आप किसी भी ह्यूमन बींग्स के अगर वेस्टिब्यूल में देखेंगे तो कुछ उनके पास क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, और कुछ उनके पास क्या पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं। जब भी कोई भी एयर अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि क्या है कि एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इतना भी ज्यादा शुद्ध नहीं है, ठीक है, यानी हमारा जो इंडिया है बहुत अभी पॉल्यूटेड एरियाज में भी गिनती काउंटिंग होने लगी है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल और जो आते हैं उनको ट्रैप करने के लिए कुदरत ने हमें क्या दिया है, हेयर्स दिया है और म्यूकस दिया है। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब किसी भी इंसान को, अगर इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर भारत में अगर किसी इंसान को ये नहीं पता कि कूड़ा कहाँ डालना चाहिए, और उनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो वोट अच्छी जगह डालेंगे, ये तो बहुत वही मूर्खता वाली बात हो गई है कि नहीं। यानी जब किसी भी इंसान को ये नहीं मालूम कि इंडिया में कूड़ा कहाँ डालें, और आप उनसे हमेशा उम्मीद लगाए रहते हैं वोट अच्छी जगह डालिए, तो यानी क्या है कि हमारे पास ये जो डस्ट पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल आपको नजर आ रहे हैं वो ट्रैप कर लिए जाते हैं किससे, हमारे म्यूकस और हेयर्स के द्वारा, और फिर वहां से फ्रेश एयर थोड़ा जाएगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कोई भी ऑक्सीजन अंदर जाएगा और ये जाएगा जाता रहेगा, और यहाँ पर एक आपको क्या मिलेंगे, बोनी लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, और उस बोनी लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है टर्बिनेट। टर्बिनेट क्या करता है कि नजल पैसेज के अंदर ही पाया जाता है टर्बिनेट। अब एनसीईआरटी ने नजल पैसेज को ही बहुत सारी बातें बता दिया है, हम टर्बिनेट की बात कर रहे हैं। टर्बिनेट क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेरिक एयर जो आ रहे हैं उनके टेम्परेचर हमेशा वेरी करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं एक जैसा ही टेम्परेचर हो। हम बहुत जगह ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, तो वहाँ से आने वाली जो एयर होंगी उनका टेम्परेचर बहुत डाउन होगा, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, ऐसा। जब ये ठंडी हवाएं आती हैं तो हमारे जब भी टर्बिनेट से होकर के गुजरती हैं तो टर्बिनेट क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है, यानी ये इस टेम्परेचर को ह्यूमिडिफाई करता है और ये लेकर के आता है कहाँ तक, बॉडी टेम्परेचर पे। सेम यही बात आता है किसमें, कि जब कोई भी हमारे पास टर्बिनेट गर्म हवाएं हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है तो टर्बिनेट क्या करता है, जैसे 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस अगर आ रही है तो ऐसे टेम्परेचर को क्या करता है, वो बॉडी टेम्परेचर में लेकर के आता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के आने की कोशिश करता है। तो ये टर्बिनेट हमारा इस तरीके से हुआ। टर्बिनेट को हम कॉन्का भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टू दी बॉडी टेम्परेचर। ये नजल पैसेज में ही पाया जाता है, और नजल पैसेज आगे चल करके इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में ही खुलती हैं, और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो होती है वो आगे चल करके ओपन हो रहा है कहाँ पर, फेरिंग्स में। एक कॉमन पैसेज है। उससे पहले क्या होता है कि एक स्टेशियन ट्यूब पाई जाती है, और ये स्टेशियन ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, ये हमारे जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, हम लोग क्या होता है कि कई जगह बहुत पहाड़ों पे चले जाते हैं, बहुत दलदल में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है, यानी ये मेंटेन करता है किसको बताइए, ये मेंटेन करता है किसको, प्रेशर को मेंटेन करता है। बॉडी का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये क्या करता है, मेंटेन करता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में हमने ये बताया, ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए,
फूड और एयर के लिए, बट दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते, एक बार कोशिश भी कर लेना अगर न भरोसा हो, ठीक है। तो यानी अगर हम कहते हैं कि अगर एक बार खाना खाते वक्त हम किसी भी तरीके की सांस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रोक देते हैं, आप कभी भी फील करिएगा जब भी हम खाना खा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमारी जो सांसें होती है रुक जाती हैं। जब तक हम स्वेलिंग कर रहे हैं फूड का तब तक एयर नहीं पास होगा। अगर हम एयर पास कर गया तो इपीग्लॉटिस हमारी ओपन हो जाती है, और इपीग्लॉटिस अगर ओपन हो गई तो हमारे पास माउथ कैविटी से जो आने वाला फूड होता है वो इनके ग्लॉटिस में जाकर के आ जाता है, और तभी हमें क्या होता है, एक्सपल्जन होता है फूड का, छींक आती है बहुत तेजी से। तो यानी क्या है कि दोनों का रास्ता एकदम अलग अलग है, इसलिए हमने ईसोफेगस के बारे में और हमारे पास गलट के बारे में। ईसोफेगस की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं, और जबकि ट्रेकिया की कवरिंग को हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस फिर एक हमारे पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, और उस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इपीग्लॉटिस, क्लियर। और इसके आगे क्या होता है कि ट्रेकिया की बात की जाएंगे तो एक लैरिंग्स पाई जाती है। लैरिंग्स के बारे में ये बोला गया है ये एक प्रकार का साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स कह सकते हैं या वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स हमारे पास यहाँ पे नेक रीजन पे पाए जाते हैं, और ये सर्वाइकल 4 से लेकर के सर्वाइकल 6, यानी 4 सर्वाइकल से लेकर के 6 सर्वाइकल पे ये मौजूद होती हैं। इसकी डिटेल जानकारी हम अगले स्लाइड में देने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है कि लैरिंग्स क्या होता है, आगे चल करके ट्रेकिया जो होती है वो T5 लेवल पे क्या होती है, आगे चल करके बाइफर्केट हो जाती है, और ये प्राइमरी ब्रोंकाई वगैरह में आएंगी, अभी आएगा बात सब बताएंगे हम आपको, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हमने ये बताया कि माउथ कैविटी और हमारे नजल चैम्बर के बीच में, ठीक है, क्या होता है कि कुछ एक पैलेट पाए जाते हैं जो कि सेपरेट करते हैं हमारे माउथ कैविटी को, किससे सेपरेट कर रहे हैं, नजल चैम्बर से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर पैलेट पाए जाते हैं, सामने वाले को हार्ड पैलेट और पीछे वाले को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट। ये पैलेटाइन बोन से मिलकर के बनी होती है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में हमने एक बात बताई है, लैरिंग्स हमारा क्या बताइए, C4 से लेकर के हमारे पास C6 तक पाए जा रहे हैं, ये वेंट्रल पार्ट ऑफ द नेक रीजन में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब लैरिंग्स के बारे में हमने ये देखा कि किसी भी इंसान को हमने लिटा करके काटा, और हमने ये देखा कि ये वाले जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके लैरिंग्स बनाए हुए हैं। लैरिंग्स जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स के बारे में हमने क्या बोला, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, और ये कार्टिलेज से मिलकर के बने होते हैं। पहला कार्टिलेज का नाम है इनके पास क्या, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, फिर हमने दूसरा बताया था क्रिकॉइड कार्टिलेज, थर्ड हमने बनाया है थायरॉइड कार्टिलेज। इनके अलावा एरेटिनॉइड कार्टिलेज में भी पेयर पाए जाते हैं, एक यूनिफॉर्म कार्टिलेज होते हैं और एक कार्निकुलेट कार्टिलेज होती हैं। ये सारे कार्टिलेज जो होती हैं वो हमारे किसके हैं, लैरिंग्स के ही हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे थायराइड, सिर्फ और सिर्फ अगर थायराइड नाम दे तो समझ जाइए वो ग्लैंड है, अगर कार्टिलेज बोल रहा है तो समझ जाइए वो क्या है, लैरिंग्स का पार्ट है, ठीक। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज होते हैं वो हमारे थायराइड कार्टिलेज से एक वोकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं, और वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, एक प्रकार का लिगामेंट स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और इस लिगामेंट की सबसे खास बात क्या होती है कि ये 2 पेयर में पाए जाते हैं, यानी 2 पेयर में पाए जा रहे हैं, एक ये पाए जा रहे हैं और एक पाए जा रहे हैं। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एंटीरियर ऊपर आता है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो पोस्टीरियर। तो हमने काटा तो इसी डायरेक्शन से है, तो हमारे पास एंटीरियर वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमने बता दिया ये एंटीरियर पेयर वोकल कॉर्ड है, और ये हमारे पास पीछे वाला जो है वो पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटीरियर जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो फॉल्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये फॉल्स होते हैं, यानी ये आवाज देने में ये मदद नहीं करते, आवाज में तो असली मदद ये करते हैं। यानी ट्रू वोकल कॉर्ड की अगर बात की जाएगी तो पोस्टीरियर पेयर ऑफ जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो ट्रू होते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये फॉल्स होते हैं, अगर ये फॉल्स हैं तो क्या मैं इनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोल सकता हूं, कतई नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पोस्टीरियर जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों अच्छे हैं, जबकि वेस्टिजियल ऑर्गन की सबसे खास बात ये होती है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों रिड्यूस हो। इनके स्ट्रक्चर तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अगर इनके स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यानी ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन में नहीं आएंगे।
अगर होते तब तक तो समाप्त हो गए होते। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो लिगामेंट होते हैं। अब ये जो लिगामेंट होते हैं वो अगर फीमेल के अंदर है तो वो थिन होती हैं और कैसे पाए जाते हैं, शॉर्ट पाए जाते हैं। और अगर थिन और शॉर्ट है तो इनमें क्या होगा, टेंशन ज्यादा क्रिएट होगी, और टेंशन ज्यादा क्रिएट होगी तो पिच ज्यादा होगा और साउंड की जो लाउडनेस होती है वो बहुत ही कम होगी। जबकि मेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मेल के अंदर जो लिगामेंट होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और लॉन्ग होता है, और थिक और लॉन्ग अगर कहीं पे भी लिगामेंट पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें टेंशन क्रिएट थोड़ा कम होगी। और जब टेंशन कम क्रिएट होती है तो वहां की पिच क्या हो जाती है, आपस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, और अगर ऑटोमेटिकली डाउन हो गई तो इसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी और पिच घट जाती है। क्लियर। एक और हमारे पास नोट डाल करके हमने ये बताने की कोशिश की है आपसे कि बर्ड्स के अंदर आप अगर बहुत ही अच्छे नेचुरल प्लेसेस पे जाएंगे तो बर्ड्स की बहुत चहचहाहट होती है। क्यों होती है ऐसा? क्योंकि उनके अंदर भी वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, और वो उनको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स की जगह पे उनको हम सिरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरिंग्स बोलते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, आवाज प्रोडक्शन है, ये आवाज निकलता यहां से है, बट आवाज को शब्दों में तब्दील करना टंग का काम है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जुबान संभाल के बात करिए। अब जुबान संभाल के बात करने का मतलब क्या है? अगर हम आपसे ये बोलो कि आवाज यहां से निकल रही है, शब्द आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर और हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट एक बार और हम क्लियर करना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। एक चीजें मैं आपको और बता दूं, जैसे ये हमारे पास कार्टिलेज है, ठीक है, चलिए हम लैरिंग्स की बात कर लें। ये हमारे पास लैरिंग्स है। जो हमारे पास लैरिंग्स होते हैं वो उनमें दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं, एक हमारे पास लिगामेंट होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। लिगामेंट को हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। वोकल कॉर्ड जो होते हैं, और वोकल कॉर्ड क्या होते हैं बताइए? ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं, दो पेयर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटीरियर पेयर आपको दिखाई दे रही है, इंटीरियर जो पेयर पाई जा रही है, और इंटीरियर पेयर को ही हम क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पोस्टीरियर पेयर आपको पाई जा रही है, जो पोस्टीरियर पेयर पाई जा रही है वो लोअर साइड में पाई जा रही है। आपको तो ये पता है कि इंटीरियर पेयर जो पाई जा रही हैं ये कैसी होती हैं, फॉल्स होती हैं, और जो हमारे पास पोस्टीरियर वाली होती हैं ये हमारी कैसी होती हैं, ट्रू होती हैं। यानी साउंड प्रोडक्शन में तो असली मदद ये कर रही हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा नीट में, ठीक है। अब बात आती है कार्टिलेज की, कर लेते हैं। कार्टिलेज की ध्यान सुनेंगे। कार्टिलेज जो होती है वो हमारे पास दो तरीके की होती है। तीन जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, पेयर में पाई जाती हैं कार्टिलेज। टोटल 9 कार्टिलेज होती हैं। टोटल कितने कार्टिलेज होते हैं बताइए? 9 कार्टिलेज होती हैं। 9 में से 3 पेयर में होती हैं, और हमारे पास 3 कैसे होते हैं, अनपेयर होती हैं। 3 कैसी होती हैं हमारे पास, अनपेयर होती हैं। अनपेयर्ड का मतलब आप क्या समझेंगे, 3 ही सिंगल होंगे। इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें तो पहला एग्जाम्पल क्या याद होगा, इनका थायराइड कार्टिलेज। इनका जो थायराइड कार्टिलेज है वो कैसा होता है, अनपेयर होता है। दूसरा आता है हमारे पास क्या, क्रिकॉयड कार्टिलेज। जो क्रिकॉयड कार्टिलेज होता है ये भी अनपेयर होता है। और अगर लास्ट की बात की जाए तो इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस भी हमारे पास पेयर होते हैं, सिंगल ही हैं बेचारे ये, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास क्या, पेयर की बात कर लेते हैं। पेयर में नंबर 1 एग्जांपल आता है इनका क्या, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज। दूसरा आता है हमारे पास क्या, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। थर्ड नाम पे आते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये सब दो दो पाई जाती हैं। तो 6 इधर हो गए, 3 इधर, टोटल कितने कार्टिलेज हो गए, 9 कार्टिलेज। अक्सर पूछा जाता है अनपेयर से। एग्जाम्पल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के बारे में पहला पॉइंट क्या है, ये C4 से लेकर के
C6 तक पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये वॉइस बॉक्स बोला जाता है और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, जबकि लिगामेंट भी तो है हमारे पास। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कि वोकल कॉर्ड की अगर बात कर ली जाए, वहां पे तो कार्टिलेज हो गया था, वोकल कॉर्ड कैसा होता है हमारे पास बताइए? लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और लिगामेंट में जब तक वाइब्रेशन नहीं आएगी तब तक किसी भी तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी साउंड प्रोड्यूस होने के लिए मुझे लिगामेंट का वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। अब फीमेल के अंदर क्या होता है, ये लिगामेंट शॉर्ट और थीन होती हैं, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और पिच ज्यादा हो जाती है। और मेल के लिगामेंट में थिक और लॉन्ग होता है, लो टेंशन हो जाती है, और जिसकी वजह से पिच हमारा क्या होता है, लो हो जाता है। यही फर्क है मेल एंड फीमेल में। अब बहुत बार ये क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, क्या सभी का ऐसा होता है? नहीं। कई लोग बहुत ही ज्यादा ये बोलते रहते हैं कि महिलाओं को भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है। सबसे अच्छी बात ये होती है, फुर्सत में हमेशा खराब ही चीज बनती है कि नहीं? बट हम ये नहीं कहना चाहते कि वो खराब है। हम ये कह रहे हैं कि कई बार भगवान हमारे फुर्सत से आदमियों को भी बनाते हैं। यानी ये डिपेंड करता है कि हमारा वोकल कॉर्ड कैसा होगा, उनके अंदर थिक होगा, थीन होगा, ये थिकनेस पे डिपेंड करता है। कई सारे महिलाओं को भी आप देखते होंगे कि बहुत मोटी आवाज होगी उनकी। वो किस बात पे डिपेंड करती है? यही थिकनेस पे डिपेंड करती है। और बहुत सारे मर्दों की आवाज आप देखोगे लड़कियों से भी पतली होती है। ठीक है, तो यानी क्या है, उनकी जो थिकनेस होगी वो बहुत पतली होगी। तो ये डिस्प्यूट मत करिएगा कि मेल एंड फीमेल की आवाज जो होती है मोटी पतली, नहीं, किसी की भी आवाज मोटी पतली होती है। हाँ, सामान्यतया यह देखा जाता है कि महिलाओं की आवाज पतली होती है, जनरली देखा गया है, सारी महिलाओं का तो नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान ने फुर्सत से कभी कभी हम लोगों को भी बनाए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, अब यहीं तक हमारे पास था, इसके आगे बेटा कंटिन्यू अब कल करेंगे। अब हमारे पास क्या है, लैरिंग्स हो गया है। अब बेसिकली मुझे ट्रेकिया और लंग्स के बारे में ही तो पढ़ाना है। ट्रेकिया और लंग्स के बारे में हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।